बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पार्टिकुलरली बात करने वाले हैं नाटो की। नाटो के साथ साथ में फिनलैंड हाल ही में जुड़ा है, तो नाटो और रसिया के रिलेशन की भी बातचीत यहाँ पर होने वाली है। नाटो जो है एक सैनिक अलायंस है। सैनिक अलायंस का मतलब ये हो गया कि कोई भी देश यदि इस संगठन से जुड़ता है तो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी हो जाती है। सिक्योरिटी की गारंटी ऐसे हो रही है, यदि उस देश पर हमला होता है मतलब पूरे ग्रुप के ऊपर हमला हो रहा है और सब लोग उसकी सहायता करेंगे। अब जो फिनलैंड आज के टाइम में नाटो को ज्वाइन कर रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। पहले काफ़ी लंबे समय से रसिया के साथ में इसका संघर्ष चलते आ रहा है। पहले रसिया का कब्जा रहा इसमें, फिर फिनलैंड रसिया से आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद इसने स्वायत्तता स्थापित करी और आज के टाइम में उसे ये डर है कि जिस प्रकार से रसिया ने क्रीमिया को कब्जा लिया था, हो सकता है कि ये बाद में हमारे ऊपर फिर से कब्जा ना कर ले। इसलिए हमें नेटो को ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार का एग्जाम्पल हम देखते हैं यूक्रेन के संदर्भ में। ठीक है, तो यूक्रेन के संदर्भ में क्या हुआ है, क्रीमिया जो कि पहले यूक्रेन में आता था, आज के टाइम में रसिया ने कब्जा कर लिया है। ये भी नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, रसिया ने मना किया, लेकिन नेट क्रीमिया नहीं माना और इसका रिजल्ट ये हुआ, युद्ध का स्वरूप हमको देखने को मिला था। तो फिनलैंड की क्या जर्नी रही है नेटो को ज्वाइनिंग करने तक। फिनलैंड उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में क्यों शामिल हुआ? वाई फिनलैंड ज्वाइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ में कोल्ड वार के दौरान और उसके बाद फिनलैंड के तटस्थ रहने के निर्णय के कारण का क्या हुआ? What is the Paasikivi line and how has Russia responded to this move by its neighbor? Did the Russia-Ukraine war influence Finland's decision? तो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्या ये प्रभावित कर सकता है फिनलैंड के डिसीजन को? ये सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर हम खोजने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे शुरू में तो अब तक की स्टोरी बताई जाती है। क्या स्टोरी बताई जाती है? 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ने फाइनली ज्वाइन कर लिया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो को और ये बन गया है 31वें नंबर की कंट्री। लास्ट मई में इसने अप्लाई किया था। तो जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं साउली निनिस्टो marked the event by stating that the era of military non-alignment in our history has come to an end. पहले कभी हम ये सोचते थे कि हम किसी भी संगठन में शामिल नहीं होंगे, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम दोनों का साथ देंगे। वो वाला जो एरा है आज के टाइम में ख़त्म हो गया है, ऐसा कहना है फिनलैंड के प्रेसिडेंट साउली निनिस्टू का। तो ये जो कदम उठाया गया है टू जॉइन द सिक्योरिटी अलायंस, हम इस सिक्योरिटी अलायंस को ज्वाइन करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रसिया ने जो यूक्रेन के ऊपर लास्ट ईयर आक्रमण करा था उसका ही ये रिजल्ट है। फिनलैंड का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है मॉस्को के साथ में, रसिया के साथ में, इसके साथ साथ में इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक चेंज हो रहा है और रसिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म होते जा रहा है। इसके चलते चलते भी फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है, ऐसा रीजन बताया जा रहा है। अब रसिया की क्या प्रतिक्रिया रही है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्वाभाविक रूप से ये हमें अपनी सामरिक और रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है। ये जो कदम उठाया गया है, क्या कहा गया है? नेचुरली इससे क्या होगा? दिस फोर्सेस अस टू टेक काउंटर मेजर्स। अब फिनलैंड ने तो ये कदम उठा लिया है, लेकिन हम इसका काउंटर करेंगे, इसका जवाब देंगे, इसके लिए हमें कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है रसिया की तरफ से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो टेंशन्स बढ़ने ही वाली हैं, टेंशन कम
नहीं होने वाली हैं। इसके लिए हम जो है टेक्टिकल और स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने वाले हैं। रसिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका कहना है, ठीक है, मिलिट्री टेक्निकल मेजर्स द स्पेसिफिक्स ऑफ इट्स एक्शन विल डिपेंड ऑन द टर्म अंडर विच फिनलैंड ज्वाइन नाटो। मिनिस्ट्री डीम्ड द टू डिफंक्ट पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एज ए वाइज डिसीजन। मिनिस्ट्री का कहना था कि जो नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी थी पुरानी वाली, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था। एंड फिनलैंड हैज़ नाउ लॉस्ट इट्स डिपेंडेंस, और फिनलैंड ने आज के टाइम में अपना जो इंडिपेंडेंस है, अपनी जो स्वतंत्रता है, उसको खो दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एम्बिगियस टर्म्स हमको देखने को नहीं मिल रही है। वी विल हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन बायलैटरल रिलेशन बिटवीन रसिया एंड फिनलैंड। लेकिन इससे क्या चीज़ प्रभावित होने वाली है, रसिया और फिनलैंड का जो बायलैटरल ट्रेड है, इकोनॉमिक रिलेशन है, ये सारी चीज़ें प्रभावित ज़रूर होंगी। अब कैसे करके फिनलैंड का जो सिक्योरिटी पॉलिसी है अपने पड़ोसियों के साथ में पैदा हुई है। पहला जो सोवियत फिनलैंड का युद्ध था, उससे पहले रसिया सॉट टू एस्टेब्लिश ए बफर जोन अलोंग इट्स वेस्टर्न बॉर्डर। रसिया ने क्या काम करा, एक बफर जोन बना लिया अपनी वेस्टर्न बॉर्डर में, एज ए मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री ऑफ बीइंग इन्वाडेड बाय फॉरेन पावर थ्रू फिनलैंड। उसको डर था कि फिनलैंड के माध्यम से कहीं कोई जो विदेशी आक्रमण है हमारे यहाँ पर ना हो जाए। अब हम देखते हैं रशियन रिवॉल्यूशन होता है, फिनिश सिविल वार होता है, ठीक है, 1917-18 की ये बात है, एज वेल एज अनरिजॉल्व इश्यूज फ्रॉम द ट्रिटी ऑफ डोरपाट इन 1920 में जो संधि आई उससे भी ज़्यादा कुछ रिजोल्यूशन निकल करके सामने नहीं आया। तो ये सारे जो रीजन थे वो पहला सोवियत और फिनलैंड के युद्ध का कारण बने। फिर दूसरा जो सोवियत फिनिश युद्ध है, जो कि 1941 और 1944 के बीच में हुआ था, फिनलैंड की हार के साथ समाप्त हुआ। फिनलैंड ने सोवियत संघ के लिए अपने प्रदेश खो दिए और उसे युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना पड़ा था। तो हम देख रहे हैं कि वो हारा इसके साथ साथ में अपनी काफ़ी सारी जो ज़मीन है उसको रसिया को देना पड़ा। फिर आगे हम देखते हैं क्या चीज़, दिस कपल्ड विथ इंडिपेंडेंस प्रोसेस एंड हैड टू पे वार रिपेरेशन, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर हम देख रहे हैं 1917 में स्वतंत्रता की प्रक्रिया, 1918 और 1919 के बीच गृह युद्ध होता है, और 1944 में लैपलैंड युद्ध के साथ मिलकर फिनलैंड के सामूहिक एक प्रकार से प्रयास करे गए कि हमें अपने आप को आज़ाद होना है। मतलब फिनलैंड ने ये फील किया कि हमें जो है सुरक्षा नीति अपनी अच्छी लाना पड़ेगा। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका हमें सहयोग की ज़रूरत है। यहाँ पर से ही मिलिट्री कोऑपरेशन बनाने की बात चलती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में। इट वाज केयरफुल ऑफ नॉट टेकिंग ओवर्ट एक्शन विच कुड बी सीन एज सिक्योरिटी थ्रेट बाय मॉस्को। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में मॉस्को को कोई चीज़ दिखाई नहीं देना चाहिए, इस बात का भी यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया था। अब कुछ और प्रकार के हमको डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि फिनलैंड ने सोवियत संघ को 2 एक्स्ट्रा छूट दे दी। पहली है 1948 की फिनो सोवियत संधि। इस ट्रीटी ने सुनिश्चित कर दिया कि फिनलैंड काफ़ी तटस्थ रहेगा और मॉस्को की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी सैनिकों को अपनी धरती पर अनुमति नहीं देने वाला है। लेकिन ये चीज़ अब उल्टी हो जाएगी यदि आप नाटो में शामिल हो गए हैं। मतलब नाटो देश के जो सैनिक हैं अब रसिया की बॉर्डर के किनारे खड़े होकर के फिनलैंड की सिक्योरिटी करने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पासी कीवी की रेखा उभरी
और फिनलैंड की विदेश नीति की रणनीति बनाई गई। 1946 और 56 के बीच में फिनलैंड के राष्ट्रपति जुहो कुस्ती पासिकिवी के नाम पर यह नाम रखा गया था। तो पासिकिवी की रेखा सोवियत संघ के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार पर आधारित थी, जिसमें तटस्थता इसकी आधारशिला है। क्या बात करी जा रही है? यूनियन विथ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होकर के आपको रहना है, किसी भी धड़े के साथ में आपको नहीं शामिल होना है। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के आसान समय के बाद फिनलैंड को जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नेविगेट करने में मदद किया था कि इस प्रकार से यदि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है तो उस टाइम में मुझे किधर जाना है। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी की पॉलिसी है उसमें हमको चेंजेस देखने को क्यों मिला? शीत युद्ध के दौरान फिनलैंड के अनुभव ने सुरक्षा नीति के प्रति उसके दृष्टिकोण को चेंज किया। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। इसने रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की मांग और साथ ही साथ यूरोप के साथ अधिक एकीकरण का प्रयास किया। मतलब रसिया की तरफ भी जाना है और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ भी आप जा रहे हैं। देश सामान्य सुरक्षा और रक्षा नीति, जिसको CSDP और नॉर्डिक रक्षा सहयोग जैसी यूरोपीय सुरक्षा पहलों में सक्रिय भागीदार रहा। साथ ही ये रूस के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध भी बनाए रखने में सक्षम हो गया। हालांकि दोनों देशों में घरेलू राजनीति में उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला। फिनलैंड और रूस के बीच में तनाव भी था। अब आगे बात करते हैं कि क्या अल्टरनेट था, क्या हम नेटो की जगह कुछ और कर सकते थे? फिनलैंड के लिए क्या ऑप्शन था? फिनलैंड के लिए नाटो में शामिल होने का एक विकल्प अपनी स्वयं की सैन्य क्षमताओं को विकसित करना था। नाटो में नहीं जा रहे हो तो अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाओ और CSDP नॉर्डेको जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से अन्य यूरोपीय देशों के साथ में गहरे सहयोग को स्थापित वो कर सकता था। हालांकि 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करना, 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करना, इन्हीं सब के चलते चलते ये जो फिनलैंड है अपनी बाउंड्री को बचाने की कोशिश कर रहा था। आगे क्या हो सकता है? यूक्रेन के आक्रमण अभी हम देख रहे हैं कंटिन्यू है। रसिया की पावर कम होते जा रही है। एंड नाउ ए confirmed security umbrella by the NATO gives the impression that Finland's security concerns are mostly assuaged। मतलब कुल मिलाकर के आप देखो तो फिनलैंड फ्री हो गया है। ठीक है, मतलब फिनलैंड अब निश्चिंत हो गया है।